आ गए हैं जहाँ से कदम डगमगाने लगे हैं। कुछ देर पहले हम 2 पहिया वाहन पर थे, अब पैदल हम अपने पहिए पर हैं। चलकर अच्छा लग रहा है, कुछ दोस्त हैं, कुछ मित्र हैं। अब इन्हीं के साथ हम वो नज़ारे देखेंगे जिन्हें देखने के लिए हर किसी के पास न तो वक्त है और न ही इजाज़त। हाँ, मौके। तो उस झरने की तरफ ले चल रहे हैं जिसे देखकर प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी छटा क्या होती है ये हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इस वक्त हम दक्षिण बैहर के एक बियाबान जंगल की ओर बढ़ रहे हैं और एक घने जंगल में है एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल देवकनार। देवकनार वाटरफॉल का इतिहास मैं बता दूं, बहुत पुराना इतिहास नहीं है, कोई सदियों पुराना इतिहास नहीं है, दशकों पुराना इतिहास नहीं है। इसका इतिहास तकरीबन 2 से 3 साल पहले ही इस वाटरफॉल के बारे में लोगों को पता चला था और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे परम मित्र यमलेश वंजारी जी को जाता है। और देवकनार वाटरफॉल मैं बता दूं, घने जंगल के बीच एक ऐसा वाटरफॉल है जिसको देखने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। पहाड़ी, कच्चे रास्ते, पगडंडी, तमाम मुश्किलों को पार करते हुए इस वाटरफॉल में पहुंचा जाता है और उसी मुश्किलों को हम अभी सामना कर रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है। वी आर enjoying this trip, this trekking, and after some time we have reached Devkanar waterfall. Hi. क्योंकि नैसर्गिक छटाओं के बीच हम जब चलते हैं न केवल हमें थकान महसूस होती है बल्कि उस थकान को दूर करने के लिए ये जो नैसर्गिक और सुरम्य वादियों की जो छटाएं हैं उसकी जो खूबसूरती है और वहाँ से निकलने वाली जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को फिर से तरोताज़ा कर देती है। ये मैंने महसूस किया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आगे और हम चलेंगे, देखेंगे कि कितना खूबसूरत ये इलाका है। अच्छी जगह आए हैं तो अच्छे अच्छे फ़ोटो कलेक्ट कर लिए जाएं जो हम किसी अच्छे पेपर या सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर, ट्विटर पर दिखा सकें, ताकि प्रकृति का आनंद वो लोग भी ले सके जो कभी यहाँ आ नहीं पाए हैं। फ़ोटो के माध्यम से अच्छी चीज़ों को वो निहार सके, पसंद कर सके और उनको सहेजने में अपना योगदान दे सके। कुछ पर्यटकों को आप देख रहे हैं जो इस समय देवकोनार वाटरफॉल से नहाने के बाद निकल चुके हैं, अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में मिले, कैसा इन्होंने क्या महसूस किया ये हम कुछ लोगों से चर्चा कर लेते हैं। हमें ऐसा लगा कि हम प्रकृति की गोद में वापस आ गए हैं। शहर के कंक्रीट के जंगलों से यहाँ आने में बहुत मज़ा आ गया, पर वही रास्ते में थोड़ा 1-2 डायरेक्शन लग जाता मेन जगह पे, तो थोड़ा एक जगह ऐसा है कि ऐसा और ऐसा है, तो उनमें से एक बस अपने को मालूम पड़ जाए। बाकी बाहर वाला 8 किलोमीटर वाला वो अच्छा था। तो कुछ दिक्कत हुई क्या आप लोगों को? कनेक्टिविटी नहीं है और नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए पर प्लेस बहुत अच्छी है। आए कहाँ से आप लोग? बूंदिया से। अच्छा, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र वालों को अक्सर देखा है मैंने कि बालाघाट की जो वादियाँ है, जो भी नैसर्गिक स्थल है या फिर पर्यटन स्थल है, उनमें बहुतायत में पहुँचते हैं। मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ वहाँ पर महाराष्ट्र के ही लोग मुझे टकराते। क्या इसकी वजह? महाराष्ट्र थोड़ा स्टेट डेवलप्ड है ना, तो नहीं, महाराष्ट्र थोड़ा पास पड़ता है ना, हम लोग गोंदिया मतलब एमपी बॉर्डर नेचर को पसंद करते हैं। हर जगह महाराष्ट्र की प्लेसेस भी एक्सप्लोर करते हैं, एमपी की भी, जो भी आसपास छत्तीसगढ़ की भी जो क्लोज नियरेस्ट प्लेसेस है वो विजिट करते हैं।
जो अनावश्यक कचरा है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एक लोग? कचरे का थैली ऐसा साथ में लेके जाना चाहिए, ठीक है, वो हमारे कार में रखा हुआ है। हमने रख रखा है, वापस सारा सामान इन। अच्छा, चलो इंटरेस्टिंग बात मैं पूछना चाहूँगा, आप लोगों को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? हम ऐसे गूगल मैप्स पे ऐसे देख रहे थे, तो गंगुलपारा तक हम आ चुके थे और आगे कान्हा भी जा चुके थे, तो बीच में देखे 2 वाटरफॉल है, दुगलई और ये कौन सा देवकोना, तो बोले इधर जाके आते ऐसा, तो जाके आए, तो इधर आए तो फिर थोड़ा रास्ते में थोड़ा वो हुआ, तो फिर यूट्यूब देखे, वीडियो भी दिखा उसमें, अच्छा लगा, आ गए फिर। दिलों पे राज करने वाली आवाज़ मुकेश का एक गीत है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। हम यहाँ जिंदगी की जगह प्रकृति को लेकर सोचे तो पता चलता है कि प्रकृति ने हमें किस तरह के अजूबे कायनात से नवाजा है, और जिसका उदाहरण सीधे से हम हमारे सामने देख सकते हैं। ये झरना टूटकर बिखरता है, बिखरने के बाद में ऊंचाई से गिरने के बाद में फिर एक होता है। यही हमको प्रकृति को बचाने के लिए एक होने का संकेत देता है। ब्लॉग के शुरुआत में हमने बताया था कि किस तरह देवकुनार वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए हमें कितने पथरीले और उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। आखिरकार हम उस जगह पर आ चुके हैं जिसको देखने के बाद करीब 1 से 1.5 घंटे की जो ट्रैकिंग थी, उसकी जो थकान थी, वो अपने आप मिट गई। इस मनोरम दृश्य को देखकर कुछ भी कहना या उसकी तारीफ में कुछ कहना ये बिल्कुल अन्याय होगा, और इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसकी खूबसूरती अलौकिक है, अद्भुत है। और देव नदी का जो पानी है, ये संगम इसका जो है वाटरफॉल का देव नदी में जाकर होता है। और मुझे मेरे दोस्त यमलेश ने बताया कि गांगुलपारा वाटरफॉल के अलावा अगर इस वाटरफॉल की हम अगर बात करें तो इस वाटरफॉल में जो पानी का जो प्रवाह है नीचे गिरने का, वो गांगुलपारा वाटरफॉल से भी ज़्यादा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने अपनों के साथ, और इस मनोरम दृश्य का, प्रकृति की खूबसूरती का और एक जो नायाब तोहफा हमें प्रकृति ने दी है, उसका आप दीदार कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को विश्व नदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बालाघाट में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो जंगलों, पहाड़ों से निकलती है और फिर अपना डेल्टा बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरती है। और नदियों के किनारे ही किसान जो है समृद्ध होता है, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए नदियों का पानी ही उनके उपयोग के लिए आता है। प्राचीन काल से ही ये परंपरा चले आ रही है और इसी परंपरा के तहत लोग जो है नदियों के किनारे आकर बसे हैं। अगर हम मानव की उत्पत्ति की बात करें एंथ्रोपोलॉजी के लिहाज से, तो लगभग 70,000-75,000 साल पहले होमो सेपियंस और नियरएंडरथाल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद में नियरएंडरथाल जो है ख़त्म हुआ और होमो सेपियंस के माध्यम से फिर इंसान प्रगत होते हुए बढ़ा। जैसी आज हमारी बुद्धि है, सेम वैसी ही बुद्धि उस समय होमो सेपियंस में हुआ करती थी। लेकिन होमो सेपियंस जो है पहले गुफाओं में प्रगत हुआ, केव सिविलाइजेशन में प्रगत हुआ, नदियों के किनारे प्रगत हुआ, और फिर धीरे धीरे उसने अपनी सभ्यता को डेवलप किया, अपने रहने के लिए आवास की तलाश की, अपने खाने के लिए भोजन की तलाश की, और ज़रूरत के लिए खेती करने की शुरुआत की। कुछ इसी तरह से इंसान आगे बढ़ते गया, और आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इंसान कितना समृद्ध हो चुका है। उसकी बुद्धि का ही ये हम कमाल कह सकते हैं कि प्रकृति में इंसान इतना खूबसूरत प्राणी हो गया है कि वो अपनी बुद्धि के बल पर आज दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है। और यही वजह है कि इंसान लगातार प्रगत होते होते आज दुनिया
दुनिया में आप देख रहे हैं कि तकनीक के माध्यम से हो, विज्ञान के माध्यम से हो, या फिर अन्य जो साइंस के पैरामीटर हैं इनके माध्यम से हो, या फिर कानून कायदों के लिहाज से हो, चाहे नेचर के कानून हो या फिर हमारे डोमेस्टिक CRPC और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, इन सब के माध्यम से वो आज अपने आप को विकसित करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हम बात कर रहे थे नदियों की, जहां हम पहुंचे हैं ये किस नदी का वाटरफॉल है और किस नदी यहीं से आगे जाकर देव नदी में मिल जाती है, जो कि फिर बड़ी होकर आगे ये नदी किरनापुर के रास्ते से रजेगांव होते हुए वैनगंगा नदी में समाहित हो जाती है और वैनगंगा नदी फिर आगे चलकर महाराष्ट्र से निकलने वाली प्राणहिता नदी में समाहित होती है और फिर यह जो है आगे चलकर गोदावरी नदी एक बड़ा स्वरूप बन जाता है। तो कुछ इस तरह से नदियों का इतिहास है। कई छोटे छोटे नाले झरने से मिलकर नदियाँ आगे बढ़ती है और एक विशाल नदी का स्वरूप बन जाता है। तो ये नदियों का इतिहास है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर इस जगह पे पहुँचना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले दक्षिण बैहर के बिठली पंचायत पहुँचना पड़ेगा। बिठली से आप आमा नाला होते हुए जो 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, वहाँ से 8 किलोमीटर आपको घने जंगल के रास्ते से यहाँ पहुँचा जा सकता है आसानी पूर्वक। ये इसका रास्ता हो गया है। लगभग 2-3 साल पहले हमने इस वाटरफॉल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और तब से ये वाटरफॉल अब धीरे धीरे बालाघाट ज़िले वासियों के लिए कहे या फिर महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले के लोगों के लिए कहे, ये थोड़ा थोड़ा प्रसिद्ध होते जा रहा है। और यही वजह है कि अब इस वाटरफॉल में न केवल बालाघाट ज़िले के लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि आसपास के जो पड़ोसी ज़िले हैं महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ से, वहां से भी लोग यहां पर सुकून के 2 पल बिताने के लिए या फिर ये कह सकते हैं कि प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए यदा कदा जो है वो पहुंचते रहते हैं।